नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में सांप्रदायिकता और नफरत का जहर घोल रही बीजेपी। जी जगह जगह दोस्तों सांप्रदायिकता फैल रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का वीडियो वायरल कर बुरी तरीके से फंसी बीजेपी, बताया था लड़की को चीन का, इसके बारे में बताएंगे कहां की वो लड़की और इस वीडियो की क्या सच्चाई है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले धीरे धीरे कर पूरे देश को बेच रही बीजेपी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राज ठाकरे के ऊपर एक और एफआईआर दर्ज, आज से हनुमान चालीसा करने की धमकी दी है इसने, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जोधपुर में हुई हिंसा को लेकर अशोक गहलोत ने दी सफाई, बोले बीजेपी का इसमें हाथ, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में दोस्तों बिगाड़ रही है कांग्रेस की छवि। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल बीजेपी देश में लगातार कोयले का जो संकट है वो बीजेपी की वजह से हुआ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अडानी और अंबानी घेर लिया टिकैत ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब सोनू सूद का फूटा अजय देवगन के ऊपर गुस्सा, बोले नहीं है हिंदी हमारी मातृभाषा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश ने दिया लोगों को भाईचारे का संदेश, बीजेपी को लगी मिर्ची। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जगदानंद गुरु जी हाँ बनाने पहुंचा था तेजो महल में, करने पहुंचा था पूजा, पुलिस वालों ने खदेड़ कर भेजा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दे जोधपुर में जो हिंसा हुई, अब उसका एक वीडियो वायरल हो गया दोस्तों, जिसमें जानबूझकर नमाज से पहले लोग अपने सर पर हेलमेट पहनकर आए हैं ताकि उधर से पथराव हो तो इनके सर पर चोट वोट ना लगे। बताएंगे कैसे एक प्लान बनाया गया था कि नमाज के बाद पथरा मचाना है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जर्मनी में मोदी बोले नहीं दूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल का जवाब। जी हाँ, सवाल जवाब ना हो। अब आपको बताएंगे कैसे मीडिया मजे ले रही है जर्मनी की नरेंद्र मोदी के। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रवीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मीडिया में हमारा स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। जी लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों जर्मनी में मोदी सरकार का भयंकर विरोध, लोगों ने दोस्तों कहा नॉट वेलकम। जी हाँ, फास्टेस्ट नॉट वेलकम, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो यहाँ पर फंस गई मोदी सरकार, जोधपुर हिंसा में दोस्तों बीजेपी का नाम सबसे आगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जोधपुर में जो हिंसा हुई उसको लेकर अब एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कांग्रेस ने पहले ही आरोप लगा चुकी है कि इस सब जोधपुर हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। आपको बता दो दोस्तों जोधपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस वीडियो में दोस्तों जो भी उपद्रव मचाया गया वो बीजेपी की तरफ से ही मचाया गया, यानी कि उन्होंने ही लोगों को पहले से ही भड़का कर रखा हुआ था। दरअसल एक वीडियो नजर आया जिसमें आपको बता दें लोग भाले लेकर, तलवारें लेकर और जो है अपने सर पर हेलमेट लगाकर आए, पूरी तैयारी के साथ कि अगर उधर से कुछ हमला होता है, मुसलमान पत्थर मारते हैं तो हमारे चोट न लगे। आपको बता दोस्तों वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और जानबूझकर जोधपुर में ये सारा नाटक किया गया। साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों ये किसी विपक्ष पार्टी का काम है और वो किसी कौन है, वो है बीजेपी। ये आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि अब जल्दी ही राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं और फिर से एक बार अशोक गहलोत की सरकार रिपीट ना हो, इसलिए बीजेपी चाल चल रही है। हम बीजेपी के बारे में एक बात हम लोग जानते ही हैं दोस्तों और हमेशा कहते भी हैं कि जहां जहां चुनाव आता है वहां बीजेपी इसी तरीके के षड्यंत्र रचती है और वो ये कोशिशें भी करती है कि वो किसी तरीके से उन जगह की सरकारों को, समझिए आप दोस्तों इस बात को समझना इसलिए जरूरी, उन जगह की सरकारों को गिरा दे जहां पर कांग्रेस की सरकार है और ये साफ दिखाई दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जर्मनी में कटा दी मोदी सरकार ने नाक, रवीश कुमार ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जर्मनी का है, जर्मनी में दोस्तों उनका जो दौरा था। अब भाई जब जर्मनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दोस्तों बर्नेल, तो बर्नेल में उन्होंने मीडिया से, उनकी क्योंकि दोस्तों लाइव कॉन्फ्रेंस होनी थी, मीडिया से दोस्तों यहाँ की तरह भारत की तरह पहले ही ये कह दिया गया जर्मनी की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई लाइव कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, यानी कि उनसे सवाल जवाब ना पूछे जाए। अब आप समझिए दोस्तों, एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो इतना ज्यादा डरपोक है कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोई भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज तक किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो नरेंद्र मोदी से ये पूछे कि देश में बेरोजगारी, महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या फिर वो सवालों के जवाब देते तो वो पहले ही कह देते कि मुझसे कोई भी ऐसा सवाल मत पूछना जो देश से जुड़ा हुआ हो। और दोस्तों यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जर्मनी के बर्लिन में पहुंचकर करा। प्रधानमंत्री ने वहां के जो वो लोग थे दोस्तों जो मीडिया को जानकारी देते थे, उन्होंने पहले ही कह दिया जर्मनी के लोगों ने कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि आप लोग उनसे सवाल पूछे। इसके दो रीजन दोस्तों, पहला तो ये कि आज तक प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद से कोई लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह साहब दोस्तों अपने कार्यकाल में एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो न सिर्फ मीडिया के सवालों के जवाब देते थे बल्कि मीडिया उनसे पूछती थी कि आपके राज्य में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। और यही असली मुद्दे होते हैं, यही असली सवाल होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी तो सवालों से इतना डरते हैं कि वो हर मीडिया से कह देते हैं मुझसे सवाल मत पूछना, क्योंकि मोदी को डर लगता है कि अगर लोग मुझसे महंगाई, गरीबी, बदहाली पर सवाल पूछेंगे तो मैं सवाल का जवाब दे नहीं पाऊंगा। और ये सारे घर घर में जो लोग टीवियां देख रहे हैं, जो लोग गोदी मीडिया लगाकर बैठे, उनको ये सुनाई देगा। और इसीलिए दोस्तों मोदी पहले ही मना कर देते हैं। इस पर रवीश कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि अगर सवालों के जवाब देना ही नहीं थे तो कम से कम मीडिया दिवस के दिन तो ये नहीं करना था। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, जो वहां के वॉल्कर हैं, वॉल्कर ने दोस्तों एक मैसेज किया है। जी हाँ, रिच वॉल्कर इनका नाम है दोस्तों। एक मैसेज करते हुए उन्होंने लिखा कि भारत की रैंकिंग 142 से हटकर, समझिए हैशटैग 142 से हटकर 150 पर आ गई है। यानी कि दोस्तों जो भारत में पत्रकारों की जो स्वतंत्रता है, जो सवाल पूछने की स्वतंत्रता है, वो पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही है। और अब हम 142 से हटकर और भी आगे 150 पर चले गए हैं। और जर्मनी की बात की जाए दोस्तों तो जर्मनी 16वें रैंक यानी कि 16 रैंक पर आता है आजादी के मामले में, पत्रकारिता की खुली आजादी के मामले में। तो इसीलिए दोस्तों जो विदेशी पत्रकार है वो खुलकर लिखते हैं, चाहे जो बाइडेन उनके खिलाफ हो या फिर कोई और देश उनके खिलाफ हो। लेकिन हमारे भारत में क्या हो रहा है कि पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उनसे असल मुद्दों पर सवाल ही नहीं पूछने दिए जा रहा है सरकार द्वारा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों राज ठाकरे को पड़ा महंगा। जी हाँ, हनुमान चालीसा करना, एक और एफआईआर इसके ऊपर हुई दर्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राज ठाकरे कदम रुक नहीं रहा है। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो आज यानी कि 4 तारीख के दिन से हनुमान चालीसा करेगा अगर मस्जिद के लाउड स्पीकर नहीं उतरे। अब देखना यह है दोस्तों कि राज ठाकरे कौन से घाट का पानी पिए हुए हैं। जी हाँ, ये कुछ करता भी है या फिर ये भी दोस्तों बीजेपी की तरह बड़बोला है। क्योंकि इससे पहले नवनीत राणा आई थी, वो राणा कर रही थी, उनको अच्छा खासा सबक सीख गया, अच्छी खासी जेल की हवा खाना पड़ रही है राणा दंपत्ति को। और यही कारण है जो अब दोस्तों राज ठाकरे उठकर आया है। राज ठाकरे दोस्तों एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोग, हालांकि इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग जो दोस्तों लिखते हैं वो यही शब्द लिखते हैं कि राज ठाकरे जो है वो भोंकता बहुत है। इस तरीके की राज ठाकरे के बारे में बातें होती हैं। राज ठाकरे को यह भी कहा जाता है कि राज ठाकरे अपनी मरी हुई पार्टी को जिंदा करने के लिए बीजेपी के साथ मिल गए हैं और वो हिंदुत्व का ढोंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर इतनी ही लाउड स्पीकर से मुसीबत थी या इनको परेशानी थी तो आपको एक बात याद हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त लाउड स्पीकर का मुद्दा नहीं उठाया। इसके दो रीजन है, दोनों रीजन समझिए आप। पहला तो ये दोस्तों कि उस वक्त बीजेपी सरकार में थी और बीजेपी ने सोचा कि भाई हम अपने ही राज्य में हिंसा क्यों फैलवाएं, हम अपने ही राज्य में ऐसे उपद्रव क्यों करवाएं जहां पर हमारी ही सरकार है। जब दोस्तों बीजेपी की सरकार चली गई तो अब आप समझिए अब राज ठाकरे की सरकार है, उद्धव ठाकरे की, तो बीजेपी को लगता है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब समझिए अब लाउड स्पीकर उतरवाने की बात हो रही है। ऐसे ही जोधपुर को ले लीजिए, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां दंगे नहीं भड़काए जा रहा है। जहां बीजेपी के अपोजिट सरकारें हैं, चाहे आप लिख के ले लीजिए, केजरीवाल को ले लीजिए, जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो वहां पर उनका नाम खराब करने की कोशिश की गई। पंजाब को ले लीजिए दोस्तों, आप समझिए एक चीज जो है कोइंसिडेंस हो सकती है, दो चीज हो सकती, तीन तो नहीं हो सकती। पंजाब में हुआ दोस्तों, पंजाब में वहां के सिख और हिंदू भाइयों को आपस में भिड़वा दिया, हालांकि वो पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, आम जनता नहीं थी। अब दोस्तों
उसके बाद देखिए आप नंबर आ गया राजस्थान का, तो बीजेपी जगह जगह मंदिर गिरवा रही है, वो जगह जगह हिंसा फैलवा रही है और उन राज्यों में फैलवा रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। वाह भाई, ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कोई उपद्रव नहीं मच रहे हैं और कुछ जो नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों ना ही कांग्रेस इतना नीचे गिर सकती है, ना ही दूसरी पार्टियां इतना नीचे गिर सकती है कि वो दंगे करवाएं। आप समझिए, दंगे कराने का हक जो है वो बीजेपी को ही है, क्योंकि अभी केंद्र में इनकी सरकार है, चलती मोदी जी की है। अगर पकड़े भी गए तो मोदी जी बाहर निकलवा लेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन ये मामला तब बदल जाएगा जब 2024 में सत्ता किसी और की होगी और नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होंगे। दोस्तों आज इस देश को सुधारने की जरूरत है, आज नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की जरूरत है ना दोस्तों। आप समझिए, आज ये सब कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं जब खुद ये न्यूज बनाता हूं, जब मैं सारी कवरेज देखता हूं, मैं सारी न्यूजों को इकट्ठा करता हूं आप लोगों के लिए और सच आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। देखिए हम एक पत्रकार है दोस्तों, पत्रकार का काम होता है सच्चाई बताना। कोई और मेनस्ट्रीम मीडिया आपको बताए ना बताए, हम आपको वही बताएंगे जो देश और दुनिया में चल रहा है। भले ही ये नंगी मीडिया मोदी सरकार की वाहवाही करती रहे, चैनलों पर सिर्फ मोदी की वाहवाही बताती रहे, लेकिन सच्चाई हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं और 1000 बार पहुंचाएंगे। जो सच्चाई है वो आप तक पहुंच कर ही रहेगी। और आज मेनस्ट्रीम मीडिया से बेहतरीन काम दोस्तों यूट्यूब पर जो है हमारे जैसे पत्रकार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो किसान नेता राकेश टिकैत की बीजेपी को चेतावनी, बोले फिलहाल देश में कोयला संकट भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया है। इसने विदेशी कंपनियों से और प्राइवेट कंपनियों से दोस्तों यूनिट खरीदे जाएंगे और आप समझिए वहां पर कैसे घोटाले होंगे। पहले तो कोयला बेच दिया जाता है दोस्तों हमारे देश का और उसके बाद महंगे यूनिट खरीदे जाते हैं। इसमें फायदा किसका है दोस्तों? अडानी और अंबानी का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब प्राइवेट कंपनियों से बिजली की यूनिट खरीदी जाएगी दोस्तों तो वो यूनिट 10 रुपए से हटकर दोस्तों आप समझिए 18 रुपए, 19 रुपए, 17 रुपए पर यूनिट मिलेगी। और जब पर यूनिट दोस्तों प्राइवेट कंपनियों से हम ये बिजली खरीदेंगे तो इसके मालिक कौन है? अडानी और अंबानी। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसा का ऐसा ही सीधा काम अयोध्या राम मंदिर की जमीन में हुआ था। मैं आपको दोस्तों एक सरल तरीके से समझा रहा हूं। यूनिट का मामला बेसिकली जमीन जैसा ही है। आप समझिए दोस्तों, 1 घंटे पहले अयोध्या राम मंदिर की जमीन को बहुत ही सस्ते में बेच दिया जाता है। महज 1 घंटे की बात कर रहा हूं दोस्तों। 1 घंटे बाद अयोध्या का जो ट्रस्ट है वो उसी जमीन को दोस्तों करोड़ों रुपए में खरीदता है। करोड़ों रुपए में क्यों खरीदता है दोस्तों? क्योंकि जिसको बेची गई थी वो आदमी भी उसी ट्रस्ट का था और जिससे करोड़ों में खरीदी गई वो आदमी भी ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। यानी कि घोटाला करने के लिए सबसे अच्छा काम था कि सस्ती जमीन बेचकर महंगी खरीद लो, ताकि जो पैसे आपस में बांटे जाएंगे गमन करने के बाद, घोटाला करने के बाद, उसका कोई कट्टा चिट्ठा ना बचे और कोई इस पर केस ना हो पाए। बाद में दूसरी सरकार आए तो इसका ये सब कुछ खोल ना पाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि जाहिर सी बात है महंगी जमीन खरीदी है तो उस पर कोई केस ही नहीं बनेगा, कोई तफ्तीश ही नहीं होगी। लेकिन ये तो साफ है ना दोस्तों कि आप वही का वो मामला बिजली संकट में हो रहा है। पहले कोयला बेच दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों आप समझिए प्राइवेट कंपनियों से 10 रुपए यूनिट के बजाय 17 रुपए, 18 रुपए, 19 रुपए यूनिट खरीदने की बात चलती है। तो अब आप यहाँ पर राकेश टिकैत की बात को समझिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने जो बात कही है कि सरकार के चलते ही ये कोयला संकट आया है। और अभी तो आप देखिए सिर्फ कोयला संकट ही नहीं, हमारा देश किस परिस्थितियों से जूझ रहा है ये आप अच्छे से देख रहा है। प्रधानमंत्री दौरे कर रहे हैं, देश बदहाली, बेरोजगारी, भुखमरी से गुजर रहा है। इस देश का गरीब मजदूर परेशान है, उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जर्मनी जाकर ये कहते हैं कि मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो साहब फिर आपको डरपोक ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? समझिए, अगर इनको डरपोक प्रधानमंत्री ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप किसी मीडिया कर्मी के सवाल का जवाब दे सके तो मेरी नजर में तो दोस्तों आप सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री हो गए। अब तक के जितने प्रधानमंत्री आए किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया हो। चाहे आड़ा दिया टेढ़ा दिया दोस्तों, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मनमोहन सिंह साहब एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने साथ भारत की मीडिया को दोस्तों प्लेन में ले जाया करते थे, उनके साथ भारत की मीडिया जाया करती थी। खुद मनमोहन सिंह साहब से प्लेन तक में सवाल पूछे जाते थे। मैंने अभी सर शर्मा सर के भी कई वीडियो देखे, उन्होंने खुद ने मनमोहन सिंह साहब से कई बार सवाल पूछे।
तो क्या दोस्तों ये गलत नहीं है कि आप विदेश जाकर भी वहां की मीडिया को भी इंडिया की मीडिया बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन वहां की मीडिया बहुत तेज है और उसने फौरन छाप दिया कि नरेंद्र मोदी के आते ही इस्लाम फोबिया बढ़ा है देश में, नफरत बढ़ी है और खास कर मुसलमानों को जो टॉर्चर किया जा रहा है भारत में उसको लेकर नरेंद्र मोदी के ऊपर जर्मनी की मीडिया बरसी। यहां तक कि जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्ट वॉल्कर ने एक मैसेज करा। रिस्ट वॉल्कर कौन है दोस्तों? उन्होंने एक मैसेज करते हुए बताया कि कैसे प्रधानमंत्री ने मना कर दिया सवालों के जवाब देने से। एक पत्रकार हैं दोस्तों और उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि भारत की रैंकिंग 142 यानी कि 142 से हटकर 150 हो गई, यानी कि 150वें रैंक पर आ गया है। यानी कि यहां पर दोस्तों पत्रकारों की हालत बहुत ही खस्ता है, बहुत ही बेकार, क्योंकि जो जर्मनी है वहां पर स्वतंत्र आजादी पत्रकारों की 16 पर है। अब आप समझिए 16वें नंबर और हम कहाँ हैं दोस्तों? इसका मतलब आप समझ लीजिए 10 गुना आगे, इतना समझ लीजिए आप। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली वीक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, जगदानंद एक बार जगदानंद गुरु फिर से पहुंचा दोस्तों तेजो महल बनाने। दरअसल इसने एक याचिका दी है पुलिस कर्मियों को और उसमें कहा है कि ये जो ताजमहल है दरअसल ये तेजू महल है। दोस्तों आपने कई पंडित देखे होंगे, कई आचार्य देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा आचार्य आप पहली बार देखेंगे जो अपने आप को जगदानंद गुरु बताता है, जो अपने आप को दोस्तों परमहंस बताता है, जो अपने आप को आचार्य बताता है। इतने सारे नाम इस अकेले इंसान के, आप समझिए इतनी बड़ी तोन लेकर ताजमहल को तेजू महल बताना। और दोस्तों खुद को आप समझिए हमारे जो असली साधु संत है दोस्तों, जो हमारे असली हिंदू धर्म के महंत जी हैं, जो हमारे आचार्य जी हैं, जो कि दोस्तों सच में उन्होंने देश के लिए मोहमाया तक त्याग दी, वो होते हैं असली आचार्य। इस जैसे तोंदू नहीं जो कि दोस्तों फर्जीवाड़ा कर कर आप समझिए खुद को महंत बताएं, खुद को आचार्य बताएं, खुद को ही जो है यहाँ पर बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ बता दें। और ये ताजमहल को तेजू महल करने वाले लोग दोस्तों मुझे लगता है कि ये खाते क्या होंगे। आप समझिए इतनी बड़ी जो है यहाँ पर बेवकूफी वाली बातें या फिर इतनी बड़ी बुद्धिहीन बातें इन जैसे लोग ही कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता होगा कि ये लोग नादानी में ये कर रहे हैं, ताजमहल को तेजू महल बता रहे हैं। और जो यहाँ पर दोस्तों अभी आपने देखा था टावर को लेकर भी क्या क्या हुआ था कि वहां पर भी हमारी मूर्तियां हैं और जो यहाँ पर वहां पर भी हम कुतुब मीनार में भी जाकर पूजा करेंगे। समझ में ये नहीं आता कि ऐसे लोगों को कौन बढ़ावा देता है और ये क्या खाकर पैदा होते हैं दोस्तों। अब आपको तो यही लगता होगा कि यार ठीक है ये लोग शायद इनमें अकल नहीं है या फिर ये लोग बेचारे बहुत मासूम है। दरअसल ये मासूम नहीं है दोस्तों, ये सब लोग उसी राह पर चल रहे हैं जिस राह पर बीजेपी इनको भेज रही है। सबसे पहले बीजेपी ने एक हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाया और उसके बाद बीजेपी की राजनीति जब चमक गई हिंदुत्व के बल पर तो बीजेपी को लगने लगा कि ये मुद्दा काम आ गया है और अब 50 साल तक इसी मुद्दे को घसीटना है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और इसी मुद्दे पर हमें आगे चलना है। बीजेपी इस मुद्दे को अभी और आगे लेकर जाएगी और इस जैसे ढोंगी पाखंडी और निकल कर आएंगे जो देखिए इनका बस नहीं चल रहा है भैया, वरना ये कह दे कि मस्जिद भी जो है यहाँ पर हमारे पूजा का स्थान है। समझिए दोस्तों आज इन जैसे आचार्य जैसे लोग हमारे देश में नफरत फैलाते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं